तो चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ममता बनर्जी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा चुनाव लूटा गया है, चुनाव में हारी नहीं हूं और कई गंभीर आरोप ममता बनर्जी ने आज लगाए हैं। सुनती। TDC became the villain of this election to loot the democratic rights of the people and to loot the EVM machine. Can you tell me that after voting EVM machine, 80 to 95% is a charge? How it is possible? और मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा मैं मनोज्ञा का रुख करना चाहूंगी। मनोज्ञा, क्या ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ नहीं है कि जब जनता ने अपना जनादेश दे दिया है उसके बाद भी ममता बनर्जी अपने पद पर बनी रहना चाहती है और इस्तीफा देने से इनकार कर रही है? देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस्तीफा देने से इनकार कर सकती हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव है, लेकिन ये बात सच है कि 7 तारीख इस मियाद है इस सरकार की, और क्योंकि ये सरकार दोबारा बहुमत में नहीं आई है इसलिए सरकार का बने रहना गणतांत्रिक तौर पर, कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर सही नहीं होता है। दूसरी सरकार को, यानी कि जो भी बहुमत में आता है उसे बुलाया जाता है कि वो अपना दावा पेश करें कि वो बहुमत में है, इसलिए जो भी दल आएगा बहुमत में वो अपना दावा पेश करता है। पर ये दावा पेश किया जाता है राज्यपाल को। उसके पहले एक गतिविधि होती है जिसमें मुख्यमंत्री जाकर इस्तीफा देते हैं, कहते हैं कि हमारी सरकार हम नहीं बना सकते क्योंकि अब हम बहुमत में नहीं है, जनादेश हमारे पास नहीं है। पर इस प्रक्रिया का फिलहाल जो उल्लंघन है वो जमीनी तौर पर देखा जा रहा है। सामान्य तौर पर यही होता है कि जो भी आउटगोइंग मुख्यमंत्री होता है, निवर्तमान मुख्यमंत्री, इमीडिएटली जो भी आउटगोइंग मुख्यमंत्री होते हैं वो जाकर इस्तीफा देते हैं राज्यपाल को, और उसके बाद फिर जो भी जीता हुआ दल होता है, वो चाहे कोई भी दल हो, उसे बुलाया जाता है। पर इस समय पश्चिम बंगाल की राजनीति में जहां एक और इतिहास रचा गया है कि बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है, तो वहीं दूसरी ओर इतिहास इस बात पर भी रचा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। उनका कहना है कि उनके वोट लूट किए गए हैं, उनकी जो जीत हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है वो चुनाव आयोग की मदद से हुई है, और ये सारे राजनीतिक आरोप वो लगातार लगा रही थी। और एक बार फिर से इसे जमीनी स्तर पर देखा जा रहा है कि ये अब राजनीतिक स्तर पर आ गया है फिर एक बार। बिल्कुल मनोज्ञा, आप बनी रहिए हमारे साथ। प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रशांत, वैसे तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जब चुनाव में हार हो जाती है तो इस्तीफा देना होता है, क्या वजह लग रही है कि ममता बनर्जी ये कदम उठा रही हैं, और इसमें टीएमसी के आगे की रणनीति क्या? नहीं, देखिए, ये टीएमसी का बिल्कुल ठीक कह रही थी मनोज्ञा, ये टीएमसी का पॉलिटिकल कॉल है, वो इस पर क्या करती हैं वो उनका अधिकार है। लेकिन मामला तब गड़बड़ होता है अगर कोई चीफ मिनिस्टर, आमतौर पर ये परिपाटी रही है कि जब कोई चीफ मिनिस्टर अब चुनाव हार जाता है, उनकी पार्टी चुनाव हार जाती है, तो वो सीधे राजभवन जाती हैं और अपना इस्तीफा राज्यपाल को देते हैं, और राज्यपाल फिर उस मुख्यमंत्री से कहते हैं कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक आप एक्टिंग चीफ मिनिस्टर, कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहें। अब मुश्किल ये है कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तब क्या होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति आमतौर पर पहले कभी पैदा हुई नहीं है। अभी हमारी जो बातचीत हुई है कुछ संविधान के जानकारों से, उनका ये साफ कहना है कि जो वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल है वो 7 मई को ख़त्म हो रहा है। 8 मई से नई विधानसभा अस्तित्व में आ जाएगी। अगर 7 मई तक इस्तीफा नहीं देती हैं ममता बनर्जी तो सरकार के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब इस्तीफा देता है तभी राज्यपाल उसको कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना सकते हैं जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा ही नहीं देगा तो एक अजीब सी संवैधानिक स्थिति पैदा होगी, और वैसे में जाहिर है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले भी ऐसा होता रहा है कि नई सरकार जब तक नहीं बनती है और मुख्यमंत्री भी नहीं है तो राष्ट्रपति शासन 1-2 दिन के लिए लगाया जा सकता है। जो खबरें आ रही थी कि 9 तारीख को नई सरकार का गठन हो सकता है, नए मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं, तो 1-2 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, क्या वो अपनी बात पर कायम रहती हैं या कल होके अपना वो फैसला बदल लेती हैं और शायद जाकर इस्तीफा दे दें। कहीं वो किसी नाराज़गी की वजह से ऐसा बोल रही हैं या सच में वो मीन कर रही हैं जो ऐसा बोल रही है। तो सब कुछ निर्भर करेगा कि वो इस्तीफा देती हैं या नहीं देती हैं। अगर वो नहीं देती हैं तो 8 तारीख सरकार के पास राष्ट्रपति शासन 1-2 दिनों के लिए लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा।
जी प्रशांत, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए मनोज्ञा, जैसा कि प्रशांत कह रहे हैं कि अभी भी संशय बना हुआ है, हो सकता है कि वो इस्तीफा दे भी दें। किस वजह से वो ऐसा कह रही हैं? क्या रणनीति ममता बनर्जी की इसके आगे नजर आ रही है, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन अब ऐसे में अगर वो अड़ जाती हैं कि मैं इस्तीफा नहीं देती, तो बीजेपी के सामने क्या रास्ता? देखिए, अभी रास्ता भारतीय जनता पार्टी से पहले चला जाएगा राज्यपाल के पास, क्योंकि राज्यपाल इस बात का फैसला करेंगे कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे रही हैं तो उस पर क्या कार्रवाई होगी और या फिर होगी भी कि नहीं, क्योंकि 7 तारीख को इस सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि क्योंकि 7 तारीख को विधायक दल की बैठक होने की संभावना है बीजेपी की पश्चिम बंगाल में, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे, और उसके बाद करीब 9 तारीख के आसपास हो सकता है संभवतः जो स्वेरिंग इन सेरेमनी वो हो। लेकिन इन सब के बीच में जो 2 दिन का समय है वो तो पार्टी की तरफ से निश्चित हुआ है, पर क्या इसमें पार्टी की तरफ से राज्यपाल को क्या बताया जाएगा? इस समय चुनाव आयोग के हाथ में है कानून व्यवस्था। चुनाव आयोग को ये पता है कि किस दल के कितने नंबर आए हैं, और इस गणित के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता बनाने के लिए दावा पेश करने की तैयारी करनी है, जो कि जब भी होगी, जब विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद इसे पेश किया जाएगा। पर क्या उसके बीच में कोई प्रक्रिया है जो इस पूरे गणित को बदलने के लिए, यानी कि किस प्रक्रिया पर या तो खलल डालने के लिए या उसे बेहतर करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है? फिलहाल संविधान में ये ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर हो वो इस्तीफा देने से मना कर दें, पर यह भी एक मौका शायद पश्चिम बंगाल में ही है, जहां पर परंपरागत रूप से जो सब होता रहा है उसे इसी तरह से तोड़ा जाता रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी परंपरा तोड़ने के लिए, परिपाटी तोड़ने के लिए जानी जाती हैं, पर यह इस बात की उम्मीद नहीं थी किसी को कि मुख्यमंत्री बतौर चुनाव के बाद और इतने बड़े मैंडेट किसी और दल को मिलने के बाद कहेंगी कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। यानी कि परंपरा तोड़ने की, कुछ नया करने की कोशिश ममता बनर्जी प्रशांत जरूर कर रही हैं, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे? अगर लोकतांत्रिक लिहाज से देखें तो क्या रास्ता यहाँ पर ममता बनर्जी के लिए सामने होता है? जो वो करना चाहती हैं, क्या वो पॉसिबल भी है? नहीं, देखिए, शायद वो अपने जो कैडर है, अपने जो कार्यकर्ता हैं, उनको शायद कोई राजनीतिक संदेश देना चाह रही हूँ, लेकिन उनके सामने कोई ज़्यादा रास्ता नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 7 तारीख को इस असेंबली का जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो रहा है। कल संभवतः जो नए असेंबली है वो उसका गठन कर दिया जाएगा। उसकी एक प्रक्रिया होती है। चुनाव आयोग, चूँकि ये राज्य का मामला है, वहाँ के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है मनोज अग्रवाल, वो अपनी टीम के साथ जाकर राज्यपाल को एक गजट नोटिफिकेशन सौंपते हैं। उस पर राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधानसभा का गठन हो जाएगा। तो 7 तारीख को ये विधानसभा खत्म हो रही है, तो ममता बनर्जी के पास कानूनी तौर पर कोई बहुत ज़्यादा विकल्प बचा नहीं है। हाँ, राजनीतिक तौर पर वो एक संदेश ज़रूर दे सकती हैं, ये बोल कर कि उनके खिलाफ उनके एक तरह से अन्याय हुआ है और वो जो आरोप लगा रही हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ वो कदम उठा सकती हैं। जी प्रशांत, अरे अरे चलो, अरे अरे माए, अरे हट जाओ, निकाल रहे हैं। तो एक तरफ अब से कुछ देर पहले ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े आरोप लगाए हैं। हार के बाद ममता बनर्जी ने आरोपों की बौछार कर दी। उन्होंने कहा कि मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है, लोक भवन जाकर नहीं दूंगी इस्तीफा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि इस्तीफा देने से ममता बनर्जी इनकार कर रही हैं। और जैसा कि मेरी सहयोगी मनोज्ञा और प्रशांत ये बता रहे थे कि ऐसा पहले हुआ नहीं है कभी, लेकिन कुछ नया करने की यहाँ पर ममता बनर्जी कोशिश कर रही हैं। लोकतांत्रिक और संवैधानिक दृष्टि से क्या ये संभव भी है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो गंभीर आरोप ममता बनर्जी ने लगाए हैं वो आपको हम सुनाते हैं। Before 2 days of election, they started arresting our people like anything. They started raid in everywhere, and they changed all the IC to OC to SDO to DM to IPS, all IPS, IS, WBCS, WBPS, all they changed.
and they selected from their party, and BJP played a game directly with the election commission. तो अपने बयान में चुनाव आयोग को असली विलेन भी ममता बनर्जी ने बताया, लेकिन इस बीच आपको दूसरी बड़ी खबर हम दे देते हैं, क्योंकि देखिए लगातार नतीजे आने के बाद हलचल तेज है और बंगाल बीजेपी दफ्तर में हलचल तेज हो गई है। बंगाल बीजेपी दफ्तर शुभेंदु अधिकारी पहुंचे हैं, जो बड़ा अपडेट मिल रहा है और ये आपको मौके से तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। मनोज्ञा हमारे साथ बनी हुई है लगातार। मनोज्ञा, एक तरफ यहाँ पर ममता बनर्जी के आरोप हैं, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी दफ्तर में भी हलचल तेज हो गई है। जी, और हलचल है इस समय शुभेंदु अधिकारी की। शुभेंदु अधिकारी इस समय पार्टी के दफ्तर में पहुंच चुके हैं। जीत के बाद ये उनका पहला मौका है, जब वो कल कांथी चले गए थे, वहां से अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट करके अभी यहाँ पहुंचे हैं। और शुभेंदु अधिकारी के स्वागत में जो यहाँ भीड़ उमड़ी है कार्यकर्ताओं की, ठीक उतनी ही संख्या कैमरास की भी है। जहाँ पर शुभेंदु अधिकारी आए हैं पार्टी दफ्तर में, ऊपर जाएंगे, अभी सबके साथ बैठक करेंगे। बतौर विधायक उन्होंने न सिर्फ इस बात की नज़ीर तय की है कि उन्होंने एक बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 2021 में हराया, बल्कि दोबारा भवानीपुर में हराया है। नंदीग्राम उनका इलाका माना जाता था, भवानीपुर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इलाका माना जाता था। मिदनापुर में उनको हराना शुभेंदु अधिकारी के लिए बड़ी बात थी, पर अगर भवानीपुर में उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को परास्त किया है तो ये उससे कई गुना ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि ये इलाका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दक्षिण कोलकाता, दक्षिण बंगाल गढ़ माना जाता रहा है तृणमूल कांग्रेस का। बीजेपी में हमेशा गृह मंत्री अमित शाह कहते थे कि गढ़ किसी का नहीं होता है, जनता निश्चित करती है कि कौन कहां कब तक राज करेगा। पर जब बात आज की हो रही है, यानी कि आज जिस तारीख पर हम बात कर रहे हैं, उस समय ये जनता ने फैसला दे दिया है कि इस बार शायद अगले 5 वर्षों के लिए बीजेपी की सरकार निश्चित हो गई है। 207 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने के बाद बीजेपी ने न सिर्फ इतिहास बनाया है, बल्कि कई लोगों को चौंका भी दिया है, जो ये मान रहे थे कि चौथी बार तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही हैं, ये कह रही हैं कि जब वो काउंटिंग बूथ पर थी, अंदर पोलिंग काउंटिंग के सेंटर पे, तो वहाँ पर उनके साथ मारपीट हुई है, धक्का मुक्की की गई, सीसीटीवी कैमराज ऑफ कर दिए गए। चुनाव आयोग का कहना है कि जिस किसी भी घटना की बात हो रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रूम्स में क्योंकि सीसीटीवी कैमराज अलाउड ही नहीं है, और ये बात जहां की बाहर की है वहां पर सीसीटीवी कैमराज उपलब्ध हैं। क्या उन्हें पब्लिक किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, उसके कई कारण होते हैं। और वहीं दूसरी बार अगर बात करें हम इस समय राजनीति की, तो राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। जहाँ एक और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस्तीफा देने से इनकार कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी इस समय अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, जो कि सॉल्ट लेक में है, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। दिलचस्प मुकाबला इसलिए क्योंकि पुराने लेफ्टिनेंट रहे हैं, पुराने कद्दावर नेता उनके सेनापति माने जाते थे। डिफरेंसेस हुए और उसके बाद रास्ते अलग हो गए, और जब रास्ते अलग हुए तो अब पार्टी अलग और जीत की भाषा भी अलग। बिल्कुल मनोज्ञा, और आपने उनकी ग्राफ और परफॉर्मेंस की बात करी। जब से बीजेपी का दामन थामा है, तो बीजेपी के लिए बंगाल में ग्राउंड मजबूत करने का काम शुभेंदु अधिकारी ने किया है। और इस बार जो उनकी चुनाव में परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह से शिकस्त उन्होंने ममता बनर्जी को दी है, वो भी पार्टी जरूर देख रही होगी, जान रही होगी। और ऐसे में अब जो सुगबुगाहट है, जो चर्चा है, वो सीएम फेस को लेकर है। कितने प्रबल दावेदार वो लग रहे हैं? क्या अंदर खाने से कोई खबर, क्या शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने को लेकर के कोई जानकारी आप तक पहुंची हो, कोई जानकारी इस तरह की? भारतीय जनता पार्टी में अगर जानकारी आ गई तो शायद उनके नंबर कट जाते हैं। ऐसा नेता खुद कहते हैं कि अगर हमारा नाम चल गया तो फिर हमारा मंत्री बनना मुश्किल है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी से मेरी कुछ देर पहले बात हुई थी, कि प्रेडिक्टेबल चेहरों से कुछ हटकर ही पार्टी निर्णय लेती है। कुछ ना कुछ सरप्राइज जरूर मिलता है। ऐसा बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जिन 3 बिंदुओं पर हमारे सूत्रों ने हमें बताया है, गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के चप्पे चप्पे पर कैंपेनिंग की है और लगातार रणनीति में उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा हूं, लेकिन जब सेनापति की बात होती है, चाणक्य की बात होती है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, तो सबसे बड़ा चेहरा गृह मंत्री अमित शाह का आता है। जिस तरह से उन्होंने रोड शोज किए हैं, करीब 1 दर्जन से ज्यादा रोड शोज पूरे पश्चिम बंगाल में किए हैं,
पर जब मैं बात कर रही हूँ शुभेंदु अधिकारी की, तो शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम के लिए सेलेक्ट किया गया था। फिर उनसे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप अगर नंदीग्राम से जीतेंगे तो ये बड़ी बात होगी, लेकिन बड़ी बात मेरी नज़र में तब होगी जब आप भवानीपुर में जाके ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर उनको हराएं, उन्हें परास्त करें और एक नया इतिहास लिखने की कोशिश करें। शुभेंदु अधिकारी ने बतौर सैनिक अपने सेनापति की बात सुनकर आगे बढ़े और ठीक उसी तरह से भवानीपुर में लगातार कैंपेन किया। भवानीपुर में जीत आसान नहीं है, मैं आपको इसलिए बता दूं क्योंकि वहीं पर बगल में ममता बनर्जी का घर, बांग्ला निजेर मेके चाय 2021 में, 2026 में भवानीपुर निजेर मेके चाय। अपनी बेटी के लिए अगर इस तरह से भवानीपुर ने उसके खिलाफ वोट कर दिया है, अब आप इसमें यह भी कह सकते हैं कि SIR की वजह से वोटर और वोटों का गणित बदल गया है, पूरे बंगाल में बदला है। लेकिन ये भी बात सही है कि जितने वोट कटे हैं उनमें 27 लाख वोटों पर उच्चतम न्यायालय ने मोहर लगाई है और उसके बाद इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। पर जब बात हिंसा की होती है तो सबसे कम हिंसा हुई है और जब बात वोट की होती है तो सबसे हाईएस्ट वोट हुआ है। 93% वोट बंगाल के इतिहास में बहुत नई बात नहीं है, लेकिन देश के इतिहास में SIR के बाद ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे लोगों ने आकर वोट किया, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो जीत उसी की होती है जो अपने साथ मुकद्दर का सिकंदर तो नहीं, लेकिन यहाँ पर मेहनत का सिकंदर बनकर जरूर आया है। बिल्कुल, और जिस तरह से इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प रहा है, मुझे लगता है कि CM कैंडिडेट कौन होगा, CM का चेहरा कौन होगा, ये भी देखना अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। आप मनोज्ञा मेरे साथ बने रहिए, हमें इस चर्चा में ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर शत्रुपा, BJP से हैं। डॉक्टर शत्रुपा जी, जो जीत BJP को मिली वो शानदार है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन ममता बनर्जी को अब से कुछ देर पहले, मुझे यकीन है आपने भी सुना होगा, वो कह रही है मैं हारी नहीं हूँ और गंभीर आरोप लगा रही हैं वो। मैं क्या ही बोलूं ममता बनर्जी का माइंडसेट के ऊपर। जो जनता का राय है वो तो चाहे या ना चाहे मानना पड़ेगा, और उनके जैसा एक एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन जो बंगाल का जो मूड है वो बहुत अच्छी तरह समझता है, वो अगर ऐसे बोलेंगे तो हंसी तो आएगी। देखिए, वो हार चुकी है, जनता का राय मानना चाहिए, आगे निकलना चाहिए, और जनता नहीं चाहता है ममता को। लेकिन आपको क्यों लगता है कि उन्होंने ऐसा कहा कि मेरा चुनाव लूटा गया है? देखिए, लगातार चुनाव आयोग पर भी सवाल ममता बनर्जी उठाती रही हैं और अब नतीजे आने के बाद भी चुनाव आयोग पर आज फिर उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। देखिए, वो तो हर वक्त ऐसा ही करता है, उनको पता है कि जनता उनको नहीं चाहती है, तो फिर उनको एक्सक्यूज चाहिए। पिछले बार बोला था कि शुभेंदु दा जीता है लोड शेडिंग के लिए, इस बार बोल। जी डॉक्टर शत्रुपा, मैं पहुंचती हूँ आपके पास, फिर से आप बनी रहिए हमारे साथ। बंगाल BJP से जुड़ी इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, वो दर्शकों को बता दें। थोड़ी देर में BJP की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ये आपको BJP दफ्तर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। BJP दफ्तर में हलचल इस वक्त तेज हो गई है और बंगाल BJP से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है कि BJP थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले हमने ममता बनर्जी को भी सुना। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई गंभीर आरोप लगाए हैं और अब BJP भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। मनोज्ञा, इस पर क्या डिटेल्स? और देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो बातें रखेगी। पहला ये, शुभेंदु अधिकारी अभी जो 5 मिनट पहले पहुंचे हैं पार्टी दफ्तर, वो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश लेकर आए हैं, क्योंकि एक और वही एकमात्र ऐसे विधायक हैं पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो 2 जगह से विक्ट्री साइन, यानी कि 2 जगह से विधानसभा की जीत का विधायक बनने का तमगा अपने साथ लेकर आए हैं BJP में। BJP के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी जीत, और शायद वो पहले विधायक होंगे पश्चिम बंगाल के जिसने एक साथ 2 जगह 2 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराई है। इतनी बड़े बहुमत में 2 सीट उनके साथ होना उनको मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा दावेदार बना देता है। जिन 3 बिंदुओं पर बात हो रही है, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अलग अलग मुद्दों पर होगी। पहला मुद्दा हिंसा, जो पूरे पश्चिम बंगाल में हो रहा है, और BJP का अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश कि अगर हिंसा हुई तो हम अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं बख्शेंगे, ये बहुत जरूरी है और ये संदेश जमीन तक पहुंचाया गया है। कई जगह आरोप लग रहे हैं कि TMC के दफ्तर जलाए जा रहे हैं, कई जगह ये आरोप लग रहे हैं कि लोग BJP के झंडे लेकर चल रहे हैं। BJP का कहना है कि ये कार्यकर्ता हमारे नहीं हैं, जो BJP के झंडे लेकर चल रहे हैं कमोवेश वो हैं जो कल तक तृणमूल कांग्रेस का झंडा पकड़े थे और आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ के अपनी भी भड़ास मिटा ले रहे हैं। देखिए, ये सारी बातें हैं। और दूसरी बात
कि क्या पश्चिम बंगाल में जो आरोप लगा रही है मुख्यमंत्री, इसका राजनीतिक जवाब पार्टी दफ्तर से दिया जाएगा, जिसकी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और उसके साथ साथ तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा कि ये पार्टी पूरी तरह से तय करेगी कि आखिरकार कब होगी विधायक दल की बैठक। भले ही इसकी तारीख अभी तक नहीं बताई जा रही हो, पर संभावना 7 तारीख को होने की है इसकी। बिल्कुल मनोज्ञा, बनी रही हमारे साथ। डॉक्टर शत्रुपा भी हमारे साथ बनी हुई है और राजनीतिक विश्लेषक हैं सोफिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं डॉक्टर शत्रुपा आपके पास आऊंगी। सोफिया जी का मैं रुख करना चाहूंगी। सोफिया जी, जो चुनाव इतना महिला सेंट्रिक रहा हो, जहां पर महिलाओं के मुद्दों को इतना मुखर होके हर पार्टी हर पक्ष ने रखा है, ऐसे राज्य में जब चुनाव के बाद एक सिटिंग मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री आकर ये कहती हैं कि मेरे साथ मारपीट हुई, धक्का मुक्की हुई, क्या उस बात को पूरी तरह से नकारा जा सकता है, नजरअंदाज किया जा सकता है? सोफिया सोफिया, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, आप अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। देखिए, जिस परिस्थिति में ये चुनाव हुआ है, खासकर काउंटिंग, कल जो काउंटिंग हुई है स्ट्रांग रूम में, अभी जो चीजें, मैं ग्राउंड की बात कर रही हूँ, अभी तो डेफिनेटली में नहीं आएंगी या दिखाया भी नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग जो जमीनी तौर पर वहां पर थे, खासकर अगर हम पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगर हम बात करें, उनके साथ जो धक्का मुक्की हुई है वो डेफिनेटली हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो कभी भी उनको हताश निराश हमने नहीं देखा, लेकिन कल पहली बार हमारा दिल भर आया जब उनको हमने रोते देखा और ऐसी परिस्थिति पैदा की गई। वो वहां पर उनको जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया, देखिए हार जीत होती रहती है, मैं उसको डेफिनेटली एक्सेप्ट कर रही हूँ, हमारे सारे कर्मी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन जो जिस तरीके से चिढ़ाने वाले अंदाज से, आज अब देख लीजिए ना, अभी मैंने सुना कि इस पे आरोप लग रहा है, नहीं, ये बिल्कुल हुआ है। कई जगह आप क्लिपिंग चलाकर देखिए ना, सारे टीएमसी के जितने भी दफ्तर, उनको वेंडलाइज किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। उनको छोड़ दीजिए, जिस महिला के ऊपर इन लोगों ने महिला सुरक्षा को लेके इतनी बड़ी उन्होंने जीत हासिल की, महिलाओं को, तृणमूल कर्मियों को, तृणमूल महिलाओं को। सोफिया जी, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया सोफिया जी। डॉक्टर शत्रुपा मनोज्ञा, आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार हलचल तेज है, ग्राउंड पर एनडीटीवी इंडिया की टीम मौजूद है, पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आइए आगे बढ़ते हैं। ममता बनर्जी के गंभीर आरोपों के बीच पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए बीजेपी पहली बार सरकार बनाने जा रही है। बंगाल में इतिहास रचा जा चुका है, बीजेपी यहां जीती है और वो भी पूरी शान से। मौजूदा सीएम ममता बनर्जी खुद चुनाव हार गई, बीजेपी को 206 सीटें मिली हैं। अब इंतजार है शपथ ग्रहण का। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत के बाद अब प्रदेश में नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हो गई है। कौन होगा मुख्यमंत्री? बंगाल की धरती पर बीजेपी सरकार की सत्ता किसके हाथ होगी और किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी? इन सवालों के जवाब मिलने का इंतजार है। आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। বাংলায় পরিবর্তন হয়ে গেছে। बीजेपी का मिशन बंगाल पूरा हो चुका है। कई साल के इंतजार और मेहनत के बाद यहां कमल खिल चुका है। ये जीत कितनी भव्य है, इसका अंदाजा कार्यकर्ताओं के जश्न से ही दिख जाता है। जीत हो गई, सत्ता परिवर्तन हो गया। अब राज्य में नया चैप्टर 9 मई से शुरू होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी राज्य में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह टैगोर जयंती के दिन यानी 9 मई को आयोजित करेगी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जो जन्म तिथि है 25 बैशाख, 9 तारीख जो है शपथ ग्रहण होगा, जरा बताइए। प्रधानमंत्री जी तो काल बताए, प्रधानमंत्री जी बताए, गृह मंत्री जी बताए, ऐसा शुभ दिन कहाँ मिलेगा।
लेकिन फिर भी इसका तैयारी अभी तो निर्णय पक्का नहीं हुआ। जब आएंगे वो संदेश हम लोगों का तरफ, तो पार्टी का अध्यक्ष के नाते हमारा दायित्व में जो जो काम होगा वो हम करेंगे। 9 मई का दिन बंगाल की सांस्कृतिक विरासत और राजनीतिक बदलाव दोनों के संगम के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 25 वैशाख यानी रविंद्र जयंती पर शपथ ग्रहण की तारीख तय करना केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि गहरे भावनात्मक और सांस्कृतिक अर्थ भी रखता है। टैगोर वो व्यक्तित्व हैं जिनकी कविता, संगीत और मानवतावादी दर्शन बंगाली अस्मिता की आत्मा माने जाते हैं। यही वजह है कि ये दिन बंगाल में एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। शपथ ग्रहण को बीजेपी बंगाली मानुष की अस्मिता से जोड़कर गहरा संदेश देना चाहती है। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह कहां होगा, इसे लेकर अभी मंथन का दौर जारी है। माना जा रहा है कि किसी ऐतिहासिक जगह को ही शपथ ग्रहण का सेंटर बनाया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि सीएम कौन होगा। कुछ नाम है जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को 15,000 से अधिक वोटों से हराया। पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहने और जमीनी स्तर पर पकड़ होने के कारण वो हाईकमान की पहली पसंद हो सकते हैं। दिलीप घोष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और आरएसएस के पुराने प्रचारक रहे दिलीप घोष का नाम भी चर्चा में है। सुकांता मजूमदार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार को भी एक गंभीर दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। समीक भट्टाचार्य बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं और पार्टी के भद्र लोक चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। अग्निमित्रा पॉल आसनसोल दक्षिण से जीत दर्ज की है, पार्टी का बड़ा महिला चेहरा है। वैसे संदेश मिल रहे हैं कि सीएम पद किसे दिया जा सकता है। शुभेंदु अधिकारी फ्रंट रनर है, ऐसा बात हो रहा है, क्या लगता है? रनर तो है ही। अच्छा। चेहरा फिट है, कितना तेज भाग सकते हो, कितना तेज बोल सकते हैं। ये अब मैं आपके मन की बात बताऊं, अब बाकी की दूसरा नाम में आप आगे है, दूसरा नाम में आप आगे है। अरे मेरा चेहरा देखकर ऐसा लगा जो मैं रनर हूं। ऐसा शरीर लेकर कोई आदमी भाग सकता है दूर दूर तक, ऐसा कोई भी इच्छा मेरा भी नहीं है और ऐसा कोई संभावना नहीं है। पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी है, अध्यक्ष बनाया पार्टी का, पार्टी कार्यकर्ता ने हमको चुना, हम कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता था और कार्यकर्ता ही रहेंगे। हालांकि अभी किसी के नाम की मुहर नहीं लगी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सीएम पद के लिए विधायक अपना नेता चुनेंगे। अरे हम तो पहले सुना था कौन बनेगा करोड़पति, इसके लिए देश उत्सुक होता है। अभी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके लिए अगर देश उत्सुक है तो होने दीजिए। सब विधायक को एक जगह बैठने दीजिए, उसको अपने नेता चुनने दीजिए। जो चुनकर राय है, उसका जो राय होगा उसका ऊपर हमारा जो संसदीय समिति है वो मुहर लगा देंगे। इस शपथ ग्रहण के लिए बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के कई दिग्गज नेताओं के शामिल होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी को भी न्योता भेजा गया है। पीएम मोदी पहले ही अपने चुनावी प्रचार के दौरान जनता से वादा कर चुके हैं कि नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए फिर से पश्चिम बंगाल आएंगे। मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। कौन बनेगा बंगाल का अगला मुख्यमंत्री? दौर में कई सारे नाम हैं, उनमें से आगे है शुभेंदु अधिकारी, जो एक बार फिर से ममता बनर्जी और उनके घर में घुसकर उन्हें मात दिया है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो बताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का ये इच्छा है कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल वो चाहते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 165तम जन्मतिथि, जो 25 बोईशाख के रूप में बंगाली जो जनमानस में सबसे एक अहम मुद्दा है, एक अहम दिन है, उस दिन को चुना जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह के लिए। बंगाल की जनता ने बीजेपी पर इस बार पूरा भरोसा जताया है।
4 दशक से अधिक समय तक वाम मोर्चा और फिर तृणमूल कांग्रेस के शासन के बाद बीजेपी की सरकार का गठन बंगाल के राजनीतिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि बंगाल की राजनीति में अब एक नए युग का आगाज होने जा रहा है। मनोगिया लोईवाल और ऋतिक मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से बीजेपी दफ्तर में हलचल हो रही है। तस्वीरें लगातार वहां से सामने आ रही हैं। तस्वीरें हम आपको आगे दिखाएंगे। शुभेंदु अधिकारी का वहां पर बीजेपी दफ्तर में स्वागत किया जा रहा है। बंगाल में चुनाव परिणामों के बाद एक बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि अब टीएमसी का भविष्य क्या होगा, क्योंकि बीजेपी तो दावा ठोक रही है कि कुछ दिनों में टीएमसी के सांसद, विधायक और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होना शुरू कर देंगे। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, देखिए। ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। इन सब के बीच अब सवाल उठ रहे हैं कि ममता का भविष्य क्या होगा, उनकी पार्टी का भविष्य क्या होगा। और খেলাও হবে, জেতাও হবে। सब दावे, सारी रणनीति, सारे पैर पैतरे सब थे। दीदी की सत्ता का सूर्य डूब गया। बंगाल में सूर्य की रोशनी में कमल खिल चुका है। ऐसे में सवाल तो उठेगा कि अब ममता दीदी की पार्टी का क्या होगा। ममता दीदी की पार्टी बचेगी या टूट जाएगी, आखिर होगा क्या। टीएमसी हार कर 2021 के मुकाबले 1/3 सीटों पर ही खिसक गई है। उसके पास अब सिर्फ 80 विधायक हैं। इन 80 विधायक और टीएमसी का भविष्य क्या होगा, इस पर बीजेपी ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। इतना करप्शन, इतना नेपोटिज्म। मैं आपको बताऊं कि अभिषेक बनर्जी जब अब दिल्ली जाएंगे तो व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका स्वागत करूं। टीएमसी खत्म है, जैसे आम आदमी पार्टी खत्म हो गए। टीएमसी के सारे सांसद, सारे विधायक सभी जो है भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि उसको लेना है या नहीं लेना है। सवाल ये उठता है कि आखिर निशिकांत दुबे ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसको लेकर भी बीजेपी की तरफ से जवाब आया। ये जवाब बंगाल में बीजेपी के पूर्व प्रभारी रहे कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से आया। तो ये शुभेंदु अधिकारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में इस वक्त वो मौजूद हैं और वहाँ पर फूलों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। ये माला उन्हें पिलाई जा रही है और एनडीटीवी पर ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। तो भवानीपुर से शानदार जीत हुई है शुभेंदु अधिकारी की और यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को करीब 15,000 वोटों से हराया है और शुभेंदु अधिकारी ने लगातार दूसरी बार ममता बनर्जी को हराया और इससे पहले 2021 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने नंदीग्राम सीट से उन्हें हराया था और इसीलिए आप देखिए किस तरह से पार्टी वहाँ पर उनका सत्कार और स्वागत करते हुए नजर आ रही है। बीजेपी दफ्तर के अंदर की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों और अपडेट्स के साथ। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।